नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स में। आज हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल के पेपर की। आज हमने जो पेपर लिया है ये 1 सितंबर 2017 का पेपर है, सुबह 9 बजे फर्स्ट शिफ्ट का। देखिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों को मैं कहना चाहता हूं कि जो तैयारी कर रहे हैं, आप घर से तैयारी कर रहे हो या कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, तो जो जिस भी एग्ज़ाम को आप देना चाहते हैं उसके पिछले पेपर, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि उसके जो पिछले पेपर है वो मोस्ट आईएमपी प्रश्न होते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या सर वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो मैं बोलूँगा वैसे कि वैसे तो नहीं, कुछ हो भी सकते हैं। अगर महात्मा गांधी से रिलेटेड कोई प्रश्न आया है तो महात्मा गांधी का टॉपिक आपकी उस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे एमपीपीएससी दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, कांस्टेबल दे रहे हो, एसएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए वो टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। किसी भी टॉपिक पे अगर जैसे जीके के 20 प्रश्न आ रहे हैं तो 20 प्रश्न जो जीके के आ रहे हैं, आपके सामने वो 20 टॉपिक आ रहे हैं, उसी में करंट अफेयर भी छुपा रहता है पिछले। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप उसका जो पिछला पेपर है, पिछले पेपर से आप उठा के देखिए, लगभग 80% वही टॉपिक रिपीट होते हैं, जबकि जो 20% बचते हैं वो करंट अफेयर से संबंधित। आज का हमने पेपर लिया है पुलिस कांस्टेबल का। इसी तरह से मैं एमपीपीएससी का भी पेपर लेने वाला हूँ, एसआई का भी पेपर लेने वाला हूँ, हर एग्ज़ाम का पेपर लेने वाला हूँ। आज का जो पेपर हमने लिया है पुलिस कांस्टेबल का, उसमें आज हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया है। इसमें 40 क्वेश्चन आ रहे हैं जनरल नॉलेज और लॉजिकल नॉलेज के। आज का वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, जो पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन जो साथ में जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो जीके के 20 प्रश्न बताए जाएंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके एमपीपीएससी, एसआई और बहुत सारी एग्ज़ामों में रिपीट होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद आप किसी भी एमपीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम के पेपर को आप उठा के देखिएगा तो आपको उसमें कुछ टॉपिक रिपीट मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं उसे केवल आप एक प्रश्न नहीं समझिए, वो उसमें हम जितने भी उस टॉपिक से जितने भी संबंधित जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछते जाते रहे हैं हम उनको कवर करेंगे। लगभग एक प्रश्न में आप मानिए कि 4 से 5 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं, जो कि आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। यह वीडियो एमपी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है, जो व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम से निकलने वाली एग्ज़ाम या एमपीपीएससी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो बैंकिंग और इसकी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए वीडियो इतना लाभप्रद नहीं है, उन्हें जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है, इसलिए वो ये वीडियो स्किप कर जाए, उन्हें ये देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आज की वीडियो में 40 प्रश्न हैं, इसलिए ये हो सकता है कि यह वीडियो लंबा हो जाए। तो आज हम पुलिस कांस्टेबल का पहला पार्ट जनरल नॉलेज तथा लॉजिकल नॉलेज के 40 प्रश्न पढ़ेंगे। मेरी आपको यह सजेशन है कि आप भी पुलिस कांस्टेबल का पेपर खोल लें। सन 2017 1 सितंबर सुबह 9 बजे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, ताकि आप भी मेरे साथ प्रश्न करते जाएं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारतीय सैन्य अकादमी किस शहर में स्थित है? भारतीय सैन्य अकादमी, तो देखिए भारतीय सैन्य अकादमी इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ये इसकी जो स्थापना है 1932 में हुई। इसका जो मुख्यालय है ये देहरादून में है। इसका जो कार्य है भारतीय सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का कार्य होता है इसका। इससे जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1932 में 10 सितंबर के दिन। देखिए हम देहरादून के मुख्यालय पर और किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। उसे देखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उससे आपको देहरादून से संबंधित मुख्यालय आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए उसकी ट्रिक दिखाता हूँ। सर्वेक्षण पेट्रोल 1 का देहरादून में। देखिए ये छोटी सी ट्रिक है, सर्वेक्षण पेट्रोल 1 का देहरादून में। तो सर्वेक्षण से भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ये देहरादून में है इसका मुख्यालय। भारतीय पेट्रोल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? ये भी देहरादून में है इसका मुख्यालय। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय भी देहरादून में है। और ये जो का है साइलेंट वर्ड है, देहरादून में। देहरादून में से आपको याद रहेगा कि ये तीनों के जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पर है? देहरादून में है। तो इस तरह से छोटी सी ट्रिक से आपको ये याद हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है,
भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट का नाम बताइए। भारत की पहली मैपिंग सैटेलाइट, देखिए भारत की जो मैपिंग सैटेलाइट है उसे हम कार्टोसैट कहते हैं, कार्टोसैट। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कार्टोसैट कब लॉन्च हुई थी, तो कार्टोसैट की अभी तक 3 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। कार्टोसैट फर्स्ट 2005 में 13 मई के दिन इसे लॉन्च किया गया था। कार्टोसैट 2 और फिर कार्टोसैट 3 अभी 2019 में लॉन्च हुई है। ये हमारे करंट अफेयर से संबंधित भी है कि कार्टोसैट 3 2019 में लॉन्च हुई। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा है, यदि गेट को HBUF से कोडित किया जाता है तो डिग्री को कैसे कोडित किया जाएगा। चलिए ठीक है, लिख लेते हैं इसे। GATE, गेट को लिख रहे हैं HBUF, तो डिग्री DGREE, डिग्री को कैसे लिखेंगे। देखिए G से H प्लस 1 है, A के बाद B, T के बाद U, E के बाद F। अल्फ़ाबेट में जिस तरह से एक क्रम आगे बढ़ना है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर D का E हो जाएगा, E का F, G का H, R का S, E का F और E का F। ये इसका आंसर आप मैच कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। देखिए रविशंकर, ये रविशंकर को संगीत में जो भारत रत्न है ये 1999 में प्राप्त हुआ था। लता मंगेशकर को सन 2001 में प्राप्त हुआ है तथा भीमसेन जोशी को सन 2008 में प्राप्त हुआ। इसका मतलब कि मोहम्मद रफ़ी को अभी तक भारत रत्न प्राप्त नहीं हुआ है। भारत रत्न एक महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत रत्न से संबंधित प्रश्न लगभग MP की हर एग्जामों में आते हैं, तो भारत रत्न को देख। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पीपल के पत्ते के आकार पर प्लेटिनम की सूर्य की छवि मौजूद रहती है तथा उस पर देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा रहता है। यह एक वर्ष में लगभग 3 व्यक्तियों को दिया जाता है। इससे संबंधित और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1 जनवरी 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति जो थे, और इसको जब 1954 में जब चालू किया गया था तो यह जीवित लोगों को ही दिया जाता था, मरणोपरांत इसकी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन सन 1955 से इसे मरणोपरांत देने का भी प्रावधान किया गया, इसमें संशोधन किया गया था। यह सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था 1954 में, जो कि हमारे पहले उपराष्ट्रपति हैं, तथा अंतिम बार यह सन 2019 में दिया गया है। यह भी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर से संबंधित है। यह 3 लोगों को दिया गया है, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख तथा प्रणब मुखर्जी को यह दिया गया है। प्रणब मुखर्जी जो हमारे ज्येष्ठ पूर्व राष्ट्रपति है तथा जिनका अभी मृत्यु हो गई है। इससे और महत्वपूर्ण संबंधित तथ्यों को देखें भारत रत्न से संबंधित, तो यह एक वर्ष में 3 लोगों को, अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जाता है तथा सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने मरणोपरांत इसे दिया गया था तो उसे उन्होंने वापस लौटा दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, पंचमढ़ी किस जिले में स्थित है। तो पंचमढ़ी जो स्थित है, पंचमढ़ी यह होशंगाबाद जिले में है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं तथा इसकी जो ऊंचाई है 1069 मीटर इसकी ऊंचाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, पेच हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक परियोजना किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर देश दिया है तथा ऑप्शन में राज्य दिया है, मतलब प्रश्न में भी करेक्शन है कि प्रश्न राज्य पूछा है। किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना, पेच हाइड्रोलिक परियोजना। हाइड्रा का मतलब होता है जल और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है विद्युत, मतलब यह जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, किन 2 राज्यों की है, तो यह है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उमरिया में स्थित अभ्यारण्य है। तो उमरिया जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है, तो आपको पता होगा कि उमरिया में बांधवगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। बांधवगढ़ बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सन पूछा जाता है कि किस सन में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, तो इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। तथा इससे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा अभ्यारण्य कौन सा है, या 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा बांधवगढ़। बांधवगढ़ से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैक्ट यह भी है
कि यहाँ पर 2000 वर्ष पुराना किला है। और कुछ बांधवगढ़ की बात की जाए तो यह इसका जो क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ पर चिंकारा, नीलगाय तथा बाघ मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ जिसका शेर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है वह कहाँ स्थित है? तो देखिए अशोक स्तंभ, ये अशोक स्तंभ आप जानते होंगे कि अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ का जो शीर्ष भाग है उसे सिंह चतुर्भुज कहते हैं। अशोक स्तंभ तो अपने मूल स्थान पर ही है, लेकिन जो उसका ऊपरी भाग है उसे सारनाथ के संग्रहालय में रखा गया है। अशोक स्तंभ के अंतर्गत 4 भारतीय सिंह, 4 भारतीय शेर पीठ से पीठ सटाए खड़े हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भोपाल में पैदा हुए भारत के 9वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो देखिए भोपाल में पैदा हुए 9वें राष्ट्रपति जो है वो है शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। वे भोपाल में पैदा हुए थे तथा देश के 8वें उपराष्ट्रपति हैं तथा 9वें राष्ट्रपति हैं। इनका जो कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा है वो 1992 से 1997 तक था तथा उनकी मृत्यु 1999 में हो गई। शंकर दयाल शर्मा सन 1952 से 1956 तक मध्य प्रदेश में भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उस समय भोपाल एक पृथक स्टेट था जिसका पृथक मुख्यमंत्री होता था, तो सन 1952 से 1956 तक भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं तथा इन्होंने इनके समय में महात्मा गांधी का इंटरव्यू भी लिया था। यह प्रश्न भी आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रश्न करंट अफेयर से संबंधित है। प्रश्न 2017 का होने के कारण इसका आंसर आएगा मरियम्मा कोशी। लेकिन हॉकी इंडिया के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है मुश्ताक अहमद। चलिए हम प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे हैं? जाकिर हुसैन। पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। तीसरा ऑप्शन है वीवी गिरी, ये भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। चौथा ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी। देखिए सी राजगोपालाचारी ये पूर्वी तमिलनाडु जिसे मद्रास के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये सी राजगोपालाचारी के बारे में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो वो फैक्ट है। सी राजगोपालाचारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो वो है राजाजी राजगोपालाचारी। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, राज्यसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो आंसर है सन 2017 का प्रश्न है ये, इसलिए इसका आंसर आएगा पीजे कुरियन। लेकिन वर्तमान में जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष है वो हरिवंश नारायण सिंह हैं तथा वर्तमान में जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो है वेंकैया नायडू। राज्यसभा के अध्यक्ष हमारे यहाँ पर उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, तो उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में वेंकैया नायडू हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जा सकती है? तो आप ये सभी जानते होंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल और केवल राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति को और भी बहुत सारे अधिकार प्राप्त होते हैं तथा राष्ट्रपति एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आने वाले समय में इसको मैं ट्रिक के द्वारा बताऊंगा ताकि आपको पूरा राष्ट्रपति से संबंधित फैक्ट क्लियर हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष स्थापित किया गया था। तो शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान को सन 1958 में स्थापित किया गया था। उसके पहले ये ग्वालियर के राजा महाराजाओं के लिए शिकार का साधन हुआ करता था, शिकार यहाँ पर किए जाते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नेशरी सुरंग। इसे पत्नी टॉप सुरंग भी कहा जाता है। सन 2017 में इसका उद्घाटन किया गया है। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो लंबाई है इसकी 9.8 किलोमीटर तथा NH-44 पर यह स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 16, 2 पासे एक साथ फेंके गए 10 से अधिक नंबर आने की संभावना निम्न के बराबर है। ठीक है 10 से अधिक नंबर आने की संभावना। देखिए कोई भी पासा अगर अपन फेंकते हैं तो उसमें
अधिकतम कितने आ सकते हैं? 6 अंक। 6 अंक में से कोई सा भी अंक आ सकता है। और अगर 2 बार फेंकेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। टोटल संभावनाएं बन जाएगी 36। ये तो हो गए हैं टोटल। अब वो पूछ रहा है कि 10 आने की संभावना क्या है जब 2 पासों को उछालेंगे तो 10 आने की संभावना क्या रहेगी? यदि पहले में 5 आ जाए और दूसरे में भी 5 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 5 और 5 10। यदि पहले में 4 आ जाए और दूसरे में 6 आ जाए तब भी 10 होगा। और तीसरी संभावना जो है कि अगर पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पासे पर 4 आ जाए, तो ये 3 संभावनाएं हैं टोटल। तो यहाँ पर हम रख देंगे। संभावना कितनी है? 3 है। टोटल कितनी है? 36। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब आंसर आया हमारा 1/12। 1/12 संभावना रहेगी अगर 2 पासों को उछाला जा रहा है तो 10 आने की संभावना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17। 11, 22, 33, 44, 55, 65। 11, 22, 33, 44, 55, 65 और 77। चलिए इसमें डिफरेंस देखें तो 11 का है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 छः 66 और 11 सात 77। तो 66 की जगह 65 है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस हो गया 10 का, जबकि डिफरेंस होना चाहिए 11 का। तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर 65। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भुगतान बैंक जो भारत में परिचालन आरंभ करेगा? तो प्रथम भुगतान बैंक उस समय एयरटेल पेमेंट बैंक था। चलिए ये उस समय के करंट अफेयर से संबंधित था। प्रश्न नंबर 19। वर्ष 2016 में आईसीसी क्रिकेटर थे। उस समय सन 2016 में आर अश्विन क्रिकेटर ऑफ द ईयर थे तथा अभी रोहित शर्मा को क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनाया गया है सन 2019। चलिए विश्व प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आप जानते होंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 28 फरवरी को सीवी रमन ने रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज की थी, इसलिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है रमन इफेक्ट के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 है, प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार को प्रदत्त किया गया। प्रथम कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार, तो प्रथम कुलदीप नायर पत्रकार पुरस्कार सन 2016 में रवीश कुमार को दिया गया था। रवीश कुमार आप सब पहचानते होंगे, जो भी वर्तमान में बहुत चर्चा में रहते हैं। वर्तमान में 2 ही पत्रकार फेमस है, एक अर्णब गोस्वामी और दूसरे रवीश कुमार। दोनों की खबरों में बहुत अंतर होता है। एक छोर की इस खबर को देते हैं तो एक दूसरे छोर की दूसरी खबर को देते हैं। कुलदीप नायर जी जो पत्रकार थे, जिन्होंने उर्दू अखबार अंजाम चलाया था। यह प्रश्न और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 1923 में जन्मे कुलदीप नायर जी की मृत्यु सन 2018 में हो गई। अगर इस प्रश्न को हम करंट अफेयर से जोड़ के देखें तो 2018 का कुलदीप नायर पुरस्कार मराठी लेखक निखिल वागले को दिया गया है, जिन्हें 2018 का पुरस्कार 2019 में दिया गया। चलिए प्रश्न नंबर 22 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आप सभी जानते होंगे एस राधाकृष्णन। आज ही हमने इस प्रश्न की बात की है, इससे संबंधित टॉपिक हमारे पास भारत रत्न आया था। हमने उस टॉपिक में देखा था कि भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन को गया था, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। अब सोचिए कि आज के पेपर में 20 प्रश्नों में जब जीके का प्रश्न रिपीट हो रहा है, उससे संबंधित टॉपिक रिपीट हो रहा है, तो जब ये 20 प्रश्न आप पढ़ रहे हो तो ये आने वाले समय में आपको कितने काम देंगे। या इसी तरह से आप किसी भी एग्जाम के पुराने पेपर आप डिटेल में करते हो तो आपको आने वाले समय में वो कितने काम देंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षकों को महत्व दिलाने के लिए, महत्ता दिलाने के लिए पूरे जीवन प्रयास किया। उनका मानना था कि शिक्षक के द्वारा
अपने विद्यार्थियों को केवल किताबी ज्ञान नहीं देना चाहिए बल्कि उनको सामाजिक परिस्थितियों से भी अवगत कराना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था। तो 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था शंख घोष को। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में यह एक सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके अंतर्गत एक कांस्य की वाग्देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है तथा 11 लाख का नगद राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह ज्ञानपीठ पुरस्कार संविधान की सूची 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में रचना करने पर दिया जाता है। 2020 में यह सम्मान अक्कीथम अच्युथन नंबूथिरी को दिया गया है। थोड़ा सा कठिन है। अक्कीथम अच्युथन नंबूथिरी। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 गणित का प्रश्न है, मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब बोर्ड पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 लुप्त संख्या को चुनकर पूरा कीजिए, श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2 4 6 8 2 4 6 8 और अगला बताना है। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, सीधे सीधे कि 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चौका 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 पंजे 10। बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से जो कांस्टेबल का जो फर्स्ट पार्ट होता है हर पेपर में, इसी तरह से रीजनिंग और जो मैथ्स रहता है, श्रृंखला के अधिकतर प्रश्न रहते हैं उसमें, वो बहुत सिंपल होता है। वो बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है। उसमें आपको कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक नंबर मिलने की संभावना रहती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 3 6 9 15। प्रश्न नंबर 25 है। चलिए प्रश्न दिया है 3 6 9 15। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो इसका आंसर आएगा 12। ये 3 का टेबल है। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। लुप्त संख्या को चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 3 9 27 243। 3 9 27 डैश डैश और 243। तो देखिए 3 तिया 9 तिया 27 27 तिया होता है 81। 81 हो गया आंसर। इसको आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। 81 तिया 243। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 कथन निष्कर्ष पर आधारित है, सिलोजिज्म। इसमें जो पहली बार पढ़ रहे हैं उन्हें ये बिल्कुल ही मजाक लगेगा। जब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आप उसकी सारी ट्रिक से एक साथ देख पाओगे। ये जो कथन निष्कर्ष का टॉपिक है इसका वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए जो पहली बार पढ़ेंगे उन्हें ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 के कथन पढ़ते हैं। कथन है सभी बल्ब गाय हैं और कुछ बल्ब दर्जी नहीं हैं। तो सभी ये बनाए बल्ब, सभी बल्ब गाय हैं तो गाय बन जाएगी बड़ी, और कुछ बल्ब दर्जी नहीं है। कुछ बल्ब दर्जी नहीं है मतलब कुछ बल्ब दर्जी हैं। ठीक। अब देखें इसके निष्कर्ष देखें। सभी दर्जी गाय हैं। तो देखें यहाँ सभी दर्जी गाय हैं, सभी दिख रहे हैं। ये इतना पार्ट जो इसका है ये गाय नहीं दिख रहा है, मतलब पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया। फिर दूसरा निष्कर्ष है सभी गायें दर्जी है। सभी गायें दर्जी है तो सभी की सभी गाय दर्जी नहीं है, कुछ गाय दर्जी है, इसलिए दोनों फर्स्ट और सेकंड कथन दोनों ही गलत होगा। इसीलिए निष्कर्ष 3 आएगा। न कथन 1 और न कथन 2 अनुसरण करते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 28 देखें। सभी होटल रेस्टोरेंट है, सभी रेस्टोरेंट पार्क है। सभी होटल रेस्टोरेंट हैं और सभी रेस्टोरेंट पार्क हैं। इसके निष्कर्ष देखें। कोई पार्क होटल नहीं है, तो कोई पार्क होटल नहीं बिल्कुल गलत है क्योंकि कुछ पार्क होटल हैं। पहला निष्कर्ष गलत हो गया। दूसरा निष्कर्ष देखें सभी होटल पार्क है, तो सभी होटल पार्क हैं। हाँ बिल्कुल है सभी होटल, तो दूसरा निष्कर्ष जो है वो सत्य है, इसलिए आंसर आएगा
दूसरे नंबर का केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। देखिए, यदि इस तरह के प्रश्न की एक और ट्रिक की बात की जाए तो इस तरह के प्रश्न में जब भी सभी सभी आता है तो जो सबसे पहले दिया रहता है उसके बारे में जब भी सभी करके कोई भी निष्कर्ष दिया जाए तो वो सत्य ही होगा। इसे हम और डिटेल में देखेंगे जब हम ये पूरा टॉपिक करेंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 29। कुछ पैकेट बच्चे नहीं हैं और सभी पैकेट मक्खियाँ हैं। तो कुछ पैकेट बच्चे नहीं है मतलब कुछ हैं, कुछ नहीं है का मतलब होता है कुछ है। अगर आपको कहा जाए कि कुछ अंगूर खट्टे हैं, इसका मतलब है कुछ अंगूर खट्टे नहीं हैं। एक ही बात है अगर नेगेटिव में दिया जाए या पॉजिटिव में दिया जाए। तो उसी तरीके से कुछ बच्चे पैकेट नहीं हैं मतलब कुछ बच्चे पैकेट हैं। दूसरा कथन देखते हैं इसका, सभी पैकेट मक्खियाँ हैं। तो सभी पैकेट मक्खियाँ हैं, मक्खियाँ बन जाएगा बड़ा। चलिए इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ मक्खियाँ बच्चे नहीं हैं, कुछ मक्खियाँ बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है और कुछ है, इसलिए ये पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा देखें, सभी मक्खियाँ पैकेट हैं। सभी मक्खियाँ पैकेट नहीं है, मक्खियों का इतना भाग पैकेट है मतलब इतना जो ये पार्ट है ये मक्खियाँ पैकेट नहीं है, मतलब पहला निष्कर्ष सत्य है। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और सभी पत्रिकाएं लेख हैं। ये कथन है, कुछ पुस्तकें पत्रिकाएं हैं और सभी पत्रिकाएं लेख हैं। निष्कर्ष देखें इसके, कुछ पुस्तकें लेख हैं, बिल्कुल हैं, ये आपको दिख रहा होगा, ये लेख ये पुस्तक है तो इतना पार्ट जो है ये मिल रहा है, मतलब पहला निष्कर्ष सत्य है। दूसरा, सभी पुस्तकें लेख हैं, सभी पुस्तकें लेख नहीं हैं क्योंकि पुस्तकों का इतना पार्ट लेख है, इसलिए पहला अनुसरण कर रहा है। चलिए अब प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। 2, 8, 20, 48, 92, 188। 2, 8, 20, 48, 92, 188। देखिए ये गणित है, गणित की श्रृंखला है। गणित में आप समझिएगा, ये मैं आपको पेपर सोल्व करा रहा हूँ। 40 प्रश्न होते हैं। अगर एक ही प्रश्न का मैं आपको पूरा बेसिक बताने जाऊँ या फिर पूरा उसका टॉपिक समझाने जाऊँ तो आप समझ सकते हो कि ये संभव नहीं है, इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आपको मैं एक पूरा टॉपिक समझा सकूं एक प्रश्न के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो किसी भी प्रश्न को करने के लिए 15 से 20 सेकंड बहुत हो जाते हैं। अगर वो आना होता है तो इतने सेकंड में आ जाता है, नहीं तो फिर उसे करने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए जब मैं टॉपिक वाइज करवाऊंगा तो आप इसकी डिटेल देखना, लेकिन जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं उन्हें ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये श्रृंखला दी है। अंक श्रृंखला बहुत प्रकार की होती है, धनात्मक होती है, गुणात्मक होती है, वर्गात्मक होती है, घनात्मक होती है। तो हम देखें इसको किस स्पीड से बढ़ रही है। ये देखिए 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, धन 4 क्या होता है, 8 हो जाता है। अब 8 में भी 2 का गुणा, तो 8 गुणा 2, 8 दूनी 16, धन 4। इसमें यह हो रहा है कि 2 का गुणा होते जा रहा है और 4 जुड़ते जा रहा है। उसी तरीके से 20 गुणा 2, 20 दूनी 40, धन 4, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 44, मतलब ये 48 गलत है। हमको गलत अंक छाटना है हमें। 44 दूनी क्या हो जाएगा, 88, धन 4 कितना होता है, 92। फिर यहाँ पर भी यही होगा, 92 दूना गुणा 2 कितना हो जाएगा, 184, धन 4 क्या हो जाएगा, 180। ये इसका आंसर हुआ। क्या हुआ इसका आंसर, 44 सॉरी, इसका आंसर हुआ 48 की जगह 44 आता तो ये सही होता। हमें गलत अंक छाटने के लिए कहा था तो गलत अंक है 48। चलिए प्रश्न नंबर 32 भी इसी तरीके का है, उसमें भी गलत संख्या छाटना है। प्रश्न नंबर 32 है 121, 169, 224, 290 और 361। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स को करने के लिए वर्ग, घन और 9 तक पहाड़े आना बहुत ज़्यादा देखिए आप, ये आपको दिखेगा 11 का वर्ग, ये दिखेगा आपको 13 का वर्ग, ये आपको दिखना चाहिए जब यहाँ पर 11 है यहाँ पर 13 है, मतलब 2 बड़ा, तो ये होना चाहिए 15 का वर्ग,
और ये होना चाहिए 17 का वर्ग। तो ये 17 का वर्ग है, 17 का वर्ग 290 और 19 का वर्ग होता है 361। 17, 19, 15 आना चाहिए और 15 का वर्ग होता है 225। तो 224 गलत है, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 33 कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। यदि इंसर्ट INSERT को वो लिख रहा है JQXAXLAE, तो विंडो को क्या लिखेंगे? WINDOW। चलिए देखिए, I से J हुआ कितना बड़ा? एक बड़ा, +1। N से Q हुआ NOPQ, प्लस क्या हो गया? +3 हो गया ये। फिर A से TUVWX मतलब +5 हो गया। यही इसी क्रम से बढ़ते जा रहा है। तो I से J हुआ तो W से हो जाएगा X, N से OPQ हुआ OPQ, तो I से JKL हो जाएगा। वैसे ही N से S से जब X हुआ ये +5 हुआ, तो N में +5 करो आप, NOPQRS, और E से L हुआ। देखिए E से L हुआ तो आप यहाँ पर एक और शॉर्टकट लगा सकते हैं। जब E से L हो रहा है तो D से E कितना है? 1 कम है, तो L से 1 कम कर दो। L से 1 कम होता है K, JKL KL K। अब ये देखिए शुरुआत में किस ऑप्शन में मिल रहा है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन पर हमें ज़रूर नज़र रखते जाना चाहिए। ये हमें 2 ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसे एक और आगे बढ़ा देते हैं। R से STUVWXYZA +9 हो रहा है यहाँ पर, यहाँ +7 और यहाँ +9 हो रहा है। तो यहाँ पर भी O में आप +9 करेंगे, तो O में आप +9 करेंगे। PQRSTUVWX क्या आएगा? X। तो हमारा एक ही ऑप्शन बच रहा है जिसमें XLSKX दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 भी कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। यदि हैंड को ICQH लिखते हैं तो जीपर को कैसे कोडित किया जाएगा? जीपर। तो देखिए इसे हम पहचानने की कोशिश करते हैं। H से I तो Z से हो जाएगा A से BC एक छूटा है बीच में, +2 हो रहा है, I से J छूटेगा और K आ जाएगा। देखिए A के किस ऑप्शन में है? A के किस ऑप्शन में? देखिए A के ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 4, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है A-BBC -AAB -CCA -BBCC। तो देखिए इसे हमें क्या करना है, इसको आप पहचानिए कि इनके जो ये रिक्त स्थान है, ब्लैंक जो यहाँ पर ब्लैंक है, वहाँ पर क्या आएगा? तो AA यहाँ पर आएगा AA, 2 बार A 2 बार B, अब 2 बार C आना चाहिए, 2 बार A 2 बार फिर B आना चाहिए, फिर 2 बार C आना चाहिए, फिर 2 बार A आना चाहिए, 2 बार B और 2 बार C। मतलब हम सही सोच रहे थे, इसका आंसर आएगा ACBA। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखे हैं। प्रश्न नंबर 36 भी कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित है। ACCP टोडा चलिए मैंने प्रश्न नंबर 36 बोर्ड पे लिख लिया है। मैं आपको इस तरह के प्रश्नों को आपको करना बताऊंगा। अगला प्रश्न भी सेम इसी टाइप का है, आप उसे खुद कर लेंगे।
इसे तो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे प्रश्न नंबर आप 36 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए दिया है इसमें कि एक खास कोड में एक्सेप्ट माय ऑफर का अर्थ सेफ्टा फॉर कोफन। एक खास कोड भाषा में एक्सेप्ट माय ऑफर को सेफ्टा फॉर कॉफन कहते हैं। पे माय बिल का अर्थ डोका फॉर टोडा है। पे बाय कैश का झोडा टोडा फोडा है होता है। मतलब कोड भाषा में वो कुछ भी कह सकते हैं। कोड एक सांकेतिक भाषा है, इसमें कुछ भी दे सकता है। वो जिस तरह से उसने दिया है उसी तरह से आपको उसकी ही भाषा में उत्तर देना होगा। इस कोड भाषा में बिल के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कोड भाषा में बिल के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? बिल। अब आपको यह देखना है इसमें कि बिल कहाँ कहाँ पर है। देखिए बिल केवल एक जगह पर है, तो जो इसका आंसर होगा, इसको थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा इस ट्रिक को, कि जहाँ बिल होगा उसका कोड एक ही होगा, क्योंकि बिल भी एक ही है। तो जो डबल डबल मिल रहा है आप उसे काट देंगे, तो जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ टोडा दिख रहा है, यहाँ टोडा दिख रहा है, ये कट हो गया, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। फोक, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है फोक, तो जो इसका आंसर है, क्योंकि बिल एक इकलौता ही था, तो यहाँ जो है ये इसका आंसर हो गया। तो बिल का कोड जो हो जाएगा वो हो जाएगा डो का, क्योंकि ये एक ही बचा है, ये दो कट गए हैं। इसी तरीके से यदि जब भी पूछे और आप उसको पहले देख लीजिएगा कि वो शब्द कहाँ कहाँ है, अगर वो शब्द केवल एक ही जगह पर है तो आप उसे इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी इसी तरीके से है। प्रश्न नंबर 37। एक खास कोड में दादा नाना पापा का अर्थ सेल एंड बाय, नाना नेना नोना का अर्थ बाय गुड शर्ट एंड तथा सीधा दादा नोदा का अर्थ प्ले एंड एंजॉय होता है। तो इस कोड भाषा में पापा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पापा जहाँ हैं आप देख लीजिए कि पापा कहाँ कहाँ पर है। तो पापा पहले में है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में भी नहीं है। मतलब जो पापा का कोड होगा वो एक ही होगा। जो बच रहे हैं उसे काट दीजिए। जैसे देखिए सेल एंड बाय, सेल एंड बाय में जहाँ भी आपको मिले, जो भी दिख जाए वो काटते जाएगा। सेल एंड बाय, तो देखिए दूसरे में बाय, गुड शर्ट में बाय कट जाएगा। अब बचा है सेल एंड। सेल एंड में से आप दो में से आप एक आपका आंसर होगा। अब आगे देखिए आप, सीधा दादा नौदा में प्ले एंड एंजॉय, तो एंड आ गया है। मतलब जो सेल केवल एक और के एक ही बचा है सेल, वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्नों के अक्षरों के कुछ समूह दिए गए हैं, जिनमें से एक को छोड़कर शेष सभी समानता प्रदर्शित करते हैं, जबकि एक उनमें से भिन्न है। तो देखिए मैं चारों ऑप्शन लिख लेता हूँ। जो अलग है, जो भिन्न है, उसे छांटना है आपको। NML, XWV, OPQ, HGF। तो देखिए LMN, VWX, मतलब उल्टा चल रहा है ये। यदि आपको इस तरह से देखने में आसानी लगे तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कि N के पहले M आता है, M के पहले L आता है, इसी तरीके से, या फिर इस तरह से देख सकते हैं। उसी तरीके से Q के बाद R आता है, तो यहाँ पे P दिया हुआ है, इसलिए ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ, क्योंकि ये श्रृंखला से मेल नहीं खा रहा। चलिए प्रश्न नंबर 39। लीना और मीना एक स्थान पर अपनी पीठ से पीठ जोड़कर बैठी है। ये लीना है, इस तरह से पीठ जोड़कर बैठी है अपनी, और ये मीना है, इस तरह से अपनी पीठ जोड़कर बैठी है। पीठ से पीठ जोड़कर बैठी हैं। अब क्या हो रहा है? अब आगे बोल रहे हैं, मीना 6 मीटर सीधे चलती है और बाएं मुड़कर 8 मीटर चलती है। तो मीना इस तरह से 6 मीटर सीधे चलती है
और बाएं मुड़कर फिर 8 मीटर चलती है। तो बाएं मुड़कर कितनी चली? 8 चली। इसी तरीके से लीना 4 मीटर पूर्व की ओर चलती है। तो क्या जो कि काफ़ी पे बनती है वो दिशाएं मैं आपको बता देता हूँ। ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा। तो चलती है वो कितनी चलती है? 4 मीटर सीधे पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 1 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़कर 4 चलती है। देखिए ये 4 से 4 कट हो गया, और फिर बाईं ओर मुड़कर 1 मीटर चलती है। मतलब ये 1 से 1 भी कट हो गया। मतलब वो जहाँ थी वहीं पर है। मतलब लीना जहाँ थी वहीं पर है और मीना यहाँ पर आ गई है। अब वो बता रहे हैं कि लीना मीना से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो मीना कहाँ पर आ गई है? ये इस तरह से चली है और इस तरह से चली है, तो त्रिभुज बन गया है। आपको पता होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसलिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 6 का वर्ग धन 8 का वर्ग, ये करणी में, तो 6 का वर्ग होता है 36, 8 का वर्ग 64, ये हो जाएगा 100, और ये जब बाहर निकलेगा तो 10 मीटर। तो टोटल कितना है? टोटल वो चली 10 मीटर। तो 10 मीटर की दूरी पर है। किस दिशा में है? ये दिशा है दक्षिण और ये दिशा है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम दिशा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मीटर दक्षिण, क्योंकि इस दिशा में है, इसे दक्षिण पश्चिम कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर, लास्ट प्रश्न है ये। 836 @246 भागित 82 धन 66 234 भागित 13 बराबर 881। वो बोल रहा है कि @ के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा? प्लस, गुणा, भाग, ऋण। तो देखिए जहाँ तक हो सके भाग और प्लस तो दे ही दिया है, मतलब वहाँ पर गुणा या ऋण आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए इसे करके देखते हैं हम। @ को अभी छोड़ दीजिए, 836 ऐसे कैसे लिख लीजिए। 246 में 82 का जब भाग देंगे, बोर्ड मास के नियम के अनुसार सबसे पहले आपको भाग देना होगा, जोड़ घटाव लास्ट में किया जाएगा, जबकि भाग और गुणा पहले किया जाएगा। तो उसी तरह से 8 तिया 24 और 2 तिया 6, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 3 धन 66 @ छोड़ दीजिए, 13 से इसे भाग दीजिए, 13 एकम 13, 13 8 104 और बराबर 881। तो देखिए अब हमारे पास आना चाहिए गुणा या ऋण। अब यहाँ पर अगर गुणा होता है तो ये संख्या 881 से कहीं ज़्यादा चली जाएगी, इसलिए गुणा आएगा नहीं, बची ऋण की बात, इसलिए हम वहाँ धन लगा नहीं सकते हैं। देखिए 836 में यदि हमारे पास गुणा और ऋण का चिन्ह हमें लगाना है, यदि गुणा का चिन्ह हम लगाएंगे तो 836 गुणा 3 881 से कहीं ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम @ की जगह ऋण लगा कर देखते हैं और इसे हल करते हैं। 836 में 66 यदि जुड़ता है तो 902 हो जाएगा, और 902 में से जब 18 जाएगा तो 884 हो जाएगा, और 884 में से यदि 3 जाता है तो 881 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर। तो हमारा आंसर हुआ, तो वहाँ पर क्या लगाने से @ की जगह अगर ऋण का चिन्ह लगता है तो हमारा आंसर 881 आएगा। तो इस तरह से देखा आपने कि हमने 40 प्रश्न किस तरीके से किए हैं। आने वाला इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आने वाला। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बताइए कि आप किस तरह का कंटेंट चाहते हैं। पुलिस कांस्टेबल पे पेपर चाहते हैं, जेल प्रहरी पे चाहते हैं, PPSC पे चाहते हैं, PSI पे चाहते हैं, या और किसी एग्ज़ाम पर या वर्ग 3 पर चाहते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, हम आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।